नमस्कार, आपका चिंतन चैट्स में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ प्रस्तुत हैं तनुश्री गांगुली। तनुश्री गांगुली AQLI की डायरेक्टर हैं। AQLI है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, और हमको इससे बताया जाता है कि अगर आप जो हवा और जो सांस ले रहे हैं, अगर वो WHO स्टैंडर्ड्स तक पहुंच जाता तो आपकी ज़िंदगी कितने सालों तक बढ़ जाती है। कई दूसरी चीज़ें भी बताती हैं। इनका जो डिवीज़न है वो बेसिकली एपिक है एयर पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का ये दिल्ली में प्रस्तुत है ये इंस्टीट्यूट। और तनुश्री ने खुद जो पढ़ाई करी है, पहले तो सिविल इंजीनियर बनी, उसके बाद उनको बहुत दिलचस्पी थी पर्यावरण में, तो वो US में जॉर्जिया टेक जो है वहाँ जाके इन्वायरमेंटल इंजीनियर बनी। और अब वो इस विषय पे काम करती है कि जो डेटा आता है जिससे पता चलता है कि हवा कितनी प्रदूषित है, उसको लेके जनता को कैसे समझाया जाए कि हवा का क्या हाल है और आप अपने आप क्या एक्शन ले सकते हैं। तो तनुश्री, थैंक यू कि आप अपना टाइम निकाल के चिंतन चैट्स में प्रस्तुत हुई। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके आपसे हर मुद्दे पे बात करना। वायु प्रदूषण के अलावा भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे भी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो अब पहले हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो लोग बोलते हैं दिल्ली दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है, बल्कि शहर है। तो क्या आप इसको सही मानती हैं? इसका सरल जवाब तो ये है कि जो हमारे पास तथ्य है और जो हम तथ्य अन्य सूत्रों से देख रहे हैं, दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर है। और इतना प्रदूषित है कि अगर दिल्ली की जो अभी की हवा है उसमें जो पार्टिकुलेट पोल्यूशन की मात्रा है उसको कम करके जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मात्रा है वहाँ तक लाई जा सके, तो लगभग 80-85 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब दिल्ली में PM 2.5 की मात्रा है। और WHO मानता है कि साफ हवा का मानक 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। बहुत बड़ा फर्क है। तो अगर हम उस 80 से 5 तक ला सके तो एक दिल्ली के निवासी की जो जीवन आयु है वो 7 साल से ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन हमें WHO के मानक तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम हमारा जो नेशनल स्टैंडर्ड है उसी को देखें, जो कि 40 है, फिर भी मतलब 40 और आप सोचिए 85, अगर हम 85 से 40 तक भी ला सके तो दिल्ली में बैठे एक इंसान की जो जीवन आयु है वो 4 साल से ज़्यादा बढ़ सकती है। तो प्रदूषण तो एक गंभीर समस्या है दिल्ली में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सरल जवाब था। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड जवाब दूँ, थोड़ी सी जो सरलता को हम हटाएं, तो हम ये देखेंगे कि जो दुनिया में सबसे प्रदूषित देश हैं, जैसे कि अफ्रीका के कुछ देश हैं, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और इक्वेटोरियल गिनी, यहाँ पे सरकार द्वारा की गई मॉनिटरिंग के कोई चिन्ह ही नहीं है। तो हमें पता ही नहीं है कि वहाँ पे अगर कोई छोटे छोटे राज्य हैं या छोटे छोटे रीजन्स हैं, वहाँ पे कितनी ज़्यादा प्रदूषण हो सकती है। तो अभी का डेटा तो हमें कह रहा है कि दिल्ली प्रदूषित है, लेकिन क्योंकि ऐसे बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जहाँ से हमारे पास डेटा है ही नहीं, ये बहुत कंक्लूसिवली बोलना कि भाई दिल्ली सबसे प्रदूषित है, ये मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि आज के डेट में वायु प्रदूषण दुनिया का सबसे बड़ी सार्वजनिक समस्या है। सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या, पब्लिक हेल्थ रिस्क, सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ रिस्क है। लेकिन उसके बावजूद कोई भी एक सूत्र नहीं है जहाँ से हम देश भर की प्रदूषण का इंफॉर्मेशन ले सकें। और ये बहुत बड़ा गैप है जो हम सबको मिलकर सुलझाना पड़ेगा। अब कई देशों में तो स्टैंडर्ड्स ही नहीं है। आपने अफ्रीका की बात करी, और इसके पहले जब हम बात कर रहे थे, आप ही ने ये आंकड़ा दोहराया कि 27 में से सिर्फ 3 देश हैं सेंट्रल अफ्रीका में जिनके स्टैंडर्ड्स हैं। तो स्टैंडर्ड्स नहीं है तो मेजर करके फिर आगे कैसा बढ़ा जाए? तो ये क्यों है कि दुनिया में कई जगहों में स्टैंडर्ड्स नहीं है, कई जगहों में स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं है, और कई जगहें हैं जिन्होंने यहाँ तक सोच भी नहीं रखी है अपनी। तो क्या ये पैसों की कमी है या प्रायोरिटी की कमी है? क्यों हो रहा है ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसको थोड़ा आंसर करने के लिए ना थोड़ा जूम आउट करते हैं। आपने अफ्रीका की बात करी, लेकिन अगर हम दुनिया भर में देखें तो स्थिति ये है कि 50% से ज़्यादा देश ऐसे हैं जिनके कोई स्टैंडर्ड नहीं। ठीक है,
अब ये जो 50% देश हैं उसमें 30% से कम देश हैं जिनमें किसी किस्म की सरकारी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग होती है। उससे भी बुरा, इन 30% में 1% से कम देश हैं जो ये जो वायु प्रदूषण का डेटा है ये लोगों के सामने लाते हैं। अगर आपको, मुझे और जो हमें सुन रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि वायु प्रदूषण कितना खराब है हमारे राज्य में या हमारे क्षेत्र में, तो वो मुद्दा बनेगा ही कैसे? तो पहला प्रॉब्लम तो ये है कि मतलब डेटा है ही नहीं। जिन जगहों में अब डेटा आ चुका है वहाँ पे हल्की फुल्की बातें होना शुरू हो गई है कि हमें वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है, पर जहाँ पे डेटा ही नहीं है वहाँ पे ये मुद्दा बनेगा ही कैसे? ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम वायु प्रदूषण को हमारे जो दूसरे प्रायोरिटीज़ हैं, मतलब कि हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कितना होना चाहिए, या हमारे देश में कितनी गाड़ियाँ होनी चाहिए, उससे अलग रखते हैं। जबकि वायु प्रदूषण के जो गोल्स हैं वो इन सभी गोल्स के बिल्कुल अंदर होने चाहिए। जो भी प्रगति हो रही है उसको वायु प्रदूषण को जहन में रख के ही हमें प्लान करना चाहिए। तीसरी बात जो कि काफ़ी गंभीर समस्या है वो ये है कि हम वायु प्रदूषण को अभी भी एक केवल एनवायरमेंटल इशू मानते हैं, हम उसे एक हेल्थ इशू मान ही नहीं रहे हैं। अगर किसी भी देश को अपने नागरिकों की जीवन आयु को लंबा करना है, जो कि एक हेल्थ गोल है, वो एक एनवायरमेंटल गोल नहीं है, जो कि एक हेल्थ गोल है, अगर किसी भी देश को अपने नागरिकों की जीवन आयु को लंबा करना है तो उन्हें फिर भी एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड लाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और जो चौथी बात है वो ये है कि जो ये डेटा है जो बताता है कि एक देश में स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, उसके लिए कुछ स्टडीज़ करनी पड़ती हैं कि आप देखें कि अगर एक इंसान का हम एक्सपोजर देखें कि पूरे साल में वो कितना प्रदूषण इनहेल कर रहा है और उसके वजह से उसके शरीर पर किस किस्म का प्रभाव पड़ रहा है, वो जो डेटा है, वैसी जो स्टडीज़ हैं, उसमें से 70% स्टडीज़ यूएस, यूरोप और कनाडा जैसे इलाकों में हुई है। चाहे अमीर देश में हुई है जहाँ पे प्रदूषण की मात्रा साउथ एशिया के देशों से या अफ्रीका के देशों से बहुत कम है और लोग भी बहुत कम है। यूएस का मानक, एयर क्वालिटी मानक आज के डेट में 9 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। अरे, और 96% यूएस का जो मतलब 96% पॉपुलेशन यूएस का ऐसे क्षेत्रों में रहता है जो स्टैंडर्ड को मीट करता है। समझ रहे हैं? और हमारे देश में, इंडिया में 60% है जो स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं केवल, और जबकि हमारा स्टैंडर्ड 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो इस किस्म का एक इम्बैलेंस है। लेकिन जो स्टडीज़ है वो केवल यूएस, कनाडा में हुई है। पूरे एशिया में चाइना को छोड़ के केवल 8 स्टडीज़ हुई है ऐसी, और उसमें से भी सिर्फ 1 हुई है इंडिया में। तो ये जो डेटा हमें बताएगा कि मतलब साफ हवा का मानक क्या होना चाहिए जिसके ऊपर स्टैंडर्ड डिटरमिन होगा, वो है ही नहीं हमारे पास। तो एक सवाल का जवाब देने में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। डेटा कहाँ है, एविडेंस कहाँ है, पॉलिसी प्रायोरिटी कहाँ है, और हम एयर क्वालिटी को कैसा गोल मानते हैं, सिर्फ हेल्थ गोल या एनवायरनमेंट गोल? तो मैं इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपसे पूछती हूँ। इंडिया में एयर पोल्यूशन कई टाइम से चला आ रहा था, लेकिन सिर्फ पिछले 8-9 साल में एक वो पब्लिक जागरूकता आई है। तो क्या ये पब्लिक की वजह से आई है, आपको लगता है? क्योंकि पब्लिक मीडिया को बताती है और बहुत आवाज़ होती है इसकी कि ये क्या है, ये हवा है कि जहर है। पब्लिक का क्या रोल रहा है इसमें? देखिए, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देखती हूँ। मुझे लगता है कि जागरूकता तो है, लेकिन जागरूकता एक लेवल तक आकर अटक गई है कि अरे प्रदूषण है, लेकिन प्रदूषण को कम करने के लिए क्या हो सकता है, यहाँ तक जागरूकता गई नहीं है। और ये दिक्कत की बात है, क्योंकि अगर हम मांग की भी बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि एक डिमांड होना चाहिए क्लीन एयर के लिए, आप अगर कोई आपको आकर बोले कि मुझे साफ हवा चाहिए, आप क्या करेंगे? है ना? ये एक बहुत ही क्या कहूँ मैं, बहुत ही वेग सी मांग है कि मुझे साफ हवा चाहिए। लेकिन अगर आप कहें कि मुझे मेरे नेबरहुड से, मेरे घर के बगल वाले बस स्टॉप से सेंट्रल दिल्ली जाने तक के लिए एक एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए या इलेक्ट्रिक बस चाहिए, तो वो एक स्पेसिफिक मांग है। हाँ। तो मुझे लगता है कि एक जागरूकता कर अटक गई है इस बात पे कि प्रदूषण है, लेकिन उस प्रदूषण को कम करने के लिए क्या हो सकता है, मेरी मांग क्या हो सकती है, मेरे कॉलोनी के बाहर डिस्प्ले बोर्ड में एयर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है? तो वो स्पेसिफिक मांगे मुझे लगता है अभी भी लोगों के जहन में आ नहीं पा रही हैं।
तो ये एक समस्या है। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है, लोगों के पास डेटा का एक्सेस बढ़ा है। फ़ोन आ गए हैं, आपके स्मार्टफोन में डेटा है, न्यूज़ चैनल्स के टिकर्स में आप कई दफ़े एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यूज़ देखते हैं। तो जो डेटा एक्सेस है वो बड़ा है लोगों के पास, जिसकी वजह से जैसे पहले हम जाने से पहले देखते थे कहीं पे, मैं तो देखती हूँ, पता नहीं लोग देखते हैं नहीं, कि अरे इस शहर में तापमान कितना है, इस शहर में AQI कितना है। अगर मुझे दिल्ली से निकलना है, जब दिल्ली में बहुत धुआं हो जाता है, तो क्या उस शहर में AQI की मात्रा कम है? क्या मुझे यहाँ से रिहाई मिलेगी या नहीं मिलेगी कि मैं दूसरे प्रदूषित शहर में जा रही हूँ? तो ये जो डेटा एक्सेस है, ये काफ़ी हद तक लोगों के पास बड़ा है। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों में थोड़ी सी और जागरूकता आ पाई है। और आप जैसे संस्था, चिंतन जैसे संस्था और अन्य कई ऐसे संस्था हैं जो कम्युनिटी के साथ मिलकर जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है एयर क्वालिटी अवेयरनेस को इंडिया में बढ़ाने के लिए पिछले 8-9 साल में। तो एक तो ये हुआ, लेकिन फिर अब आपका खुद का जो AQLI प्रोजेक्ट है वो हमको बता रहा है कि हम इंडिया में, क्योंकि हम स्टैंडर्ड्स अगर मीट कर पाते, हमारी आयु बढ़ती ओवरऑल इंडिया का, दिल्ली का नहीं, 3.6 इयर्स। तो इसका मतलब है कि इतने सारे लोग, आप यही देख लीजिए, 1 करोड़ भी देख लीजिए, मतलब हमको इतना ज़्यादा मतलब डेथ हो रही है एयर पोल्यूशन से। क्या यही आपका मेन वो है, जो आपका जो मेन संदेश है? देखिए, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स बना इसीलिए क्योंकि हमें लगा कि इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन लोगों को फिर भी बात की गंभीरता समझ नहीं आ रही है। आप एक एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्केल देख लीजिए, ठीक है, लाल, हरा, गाढ़ा लाल, काला, बिल्कुल येलो, इन रंगों का मतलब क्या है ना? मतलब 120 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब और 200 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के बीच में ये जो विभाजन है एक रंग से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक साधारण नागरिक के लिए समझना बहुत मुश्किल है। तब हमें लगा कि नहीं, अगर हम कुछ ऐसा टूल बनाएं जिससे लोग देख सकें कि अरे मेरे क्षेत्र में इतना प्रदूषण है, इसकी वजह से मेरे जीवन आयु पे कितना फ़र्क पड़ेगा, तो शायद इंसान को लगे कि अच्छा ये इतनी गंभीर समस्या है। तो इस सोच के साथ एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स बनाया गया। और ये एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स साफ बता रहा है हमें कि इंडिया जैसे कई अन्य शहर हैं जहाँ पे लोग बेहतर और लंबा जीवन जी सकते हैं अगर प्रदूषण को कम किया जा सके। ये एक तरह से जो आपको बताता है कि आपकी आयु कम हो रही है, ये आपको एक एस्पिरेशनल गोल भी दिखाता है कि अगर आपके पास साफ हवा होती, अगर आपके देश में साफ हवा हो जाए, तो आपकी ज़िंदगी बेहतर और लंबी हो सकती है। बिल्कुल। तो ये दोनों चीज़ों को दर्शाता है ये दोनों। लेकिन अब हम दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली में एक सोच है, एक विचार है कि भाई वैसे तो हम ठीक होते हैं, फिर ये किसान अपनी पराली जला के हमारा पूरा खराब कर देते हैं। तो एक तरीके से जो किसान एक्चुअली उगा रहा है आपके खाने के लिए, जो धरती को एक तरीके से पूज रहा है और जो चला रहा है अपनी ज़िंदगी भी और आपकी भी एक टाइप की बॉडी चला ही रहा है खाना दे के, उसको विलेन बना देते हैं। क्या ये सही है कि पराली जलाना सबसे खतरनाक चीज़ है और वही हमारे को प्रदूषित हवा देती है? देखिए, डेटा, साइंस सब कुछ ये कहता है कि पराली जलाना एक सीजनल सोर्स है। 365 दिन में से केवल 15 दिन हैं जब पराली इतनी जलती है कि वो प्रदूषण दिल्ली को अफेक्ट करे। उसके अलावा जो 350 दिन हमारे बचते हैं, वो वाले सोर्सेस साल भर जलते हैं। तो प्रदूषण जो है वो सालाना प्रॉब्लम है। और हमारा भी जो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स टूल है, उससे जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो 15 दिन का डेटा लेके नहीं कैलकुलेट करते हैं, हम सालाना, साल भर का डेटा लेके कैलकुलेट करते हैं। और साल भर में हमें नज़र आ रहा है साफ साफ कि जो प्रदूषण की मात्रा है वो साफ हवा से कई ज़्यादा है। इसीलिए सिर्फ उन 15 दिनों में ये कहना कि पराली जली और दिल्ली प्रदूषित हो गई, ये बिल्कुल सही नहीं है। हमें साल भर कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारी प्रदूषण की जो समस्या है वो कम हो। तो अब आखिरी सवाल जो आपसे ये है कि अगर आपको मौका दिया जाए कि आप 2 या 3
एयर पोल्यूशन के सोर्सेज को ठीक या एटलीस्ट कोशिश करेंगी कि थोड़ा वो कम हो, तो कौन से को सोर्सेज आप लेंगी? जैसे कि सबको पता है गाड़ियाँ भी होती हैं, फैक्ट्रियाँ भी होती है, कंस्ट्रक्शन भी होता है, लैंडफिल भी होता है, ओपन बर्निंग भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं तो लिस्ट भी नहीं कर पा रही। तो आप कौन से सोर्सेज पकड़ेंगी? ये इसका बहुत ही साधारण जवाब है, और इतिहास और आसपास के जो देश हैं वहाँ से जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं वो हमें एक ही बात बताता है कि अगर आप जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, हर चीज़ के मानक होते हैं ना, जैसे आप गाड़ी के जो एमिशन स्टैंडर्ड्स होते हैं या गाड़ी में जो पेट्रोल डीजल डलता है उसका एक फ्यूल स्टैंडर्ड होता है। अगर आप कोई इंडस्ट्री देखे, फैक्ट्री देखे, उससे जो धुआं निकलता है उस पर भी एक नियंत्रण होता है, कंट्रोल, एक नॉर्म होता है। इन स्टैंडर्ड्स को अगर हम अच्छे से इन्फोर्स कर सकें, इंश्योर कर सकें कि ये स्टैंडर्ड्स रह रहे हैं और जो सारी फैक्ट्रीज हैं और गाड़ियां हैं, बसें हैं, ट्रक हैं, वो इन स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, तो हम प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए मेरा जवाब आपके सवाल का होगा ट्रांसपोर्ट, यानी कि गाड़ियाँ, बसें, ट्रक्स, जो भी ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रीज जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हैं शहर के बाहर होती हैं जो कि बिल्कुल शहर को आके अफेक्ट करती हैं, और पावर प्लांट्स। इन तीनों क्षेत्रों से अगर हम प्रदूषण को कम कर सकें तो हम प्रदूषण भारत में कम कर पाएंगे। तो ये तो बहुत आगे ले जाने की बात है, टाइम लगेगा, लेकिन शुरू तो आज ही से करना है, और एक लेवल तक शुरू हो भी गया है, ये भी मानना पड़ेगा। हम लोग अब अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को थोड़ा स्टैंडर्ड्स हाई कर रहे हैं और वगैरह वगैरह। तो एक तरीके से हमको आई थिंक एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी है हमारा कि हम कुछ कर रहे हैं, ये नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही बात है, पहल हो चुकी है। अगर आप देखें तो नेशनल क्लीनर प्रोग्राम आया है, उसका एक बहुत ही सटीक गोल है कि हमको 2026 तक 40% कम करना है PM 2.5 की मात्रा। अब बात क्या है कि हमें वो 40% कम करने के गोल तक पहुंचना है और उसको मॉनिटर करना है। आप इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो हम देख रहे हैं कि सूरत जैसे शहर है, वहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिसर्चर्स के साथ मिलकर पार्टिकुलेट पोल्यूशन मार्केट ला रहा है ताकि एमिशन स्टैंडर्ड्स एनफोर्स हो सके। तो प्रगति की दिशा में हम चल रहे हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत है, एक्सेलरेशन, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट में आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आप टाइम निकाल पाए और बहुत सीखा। थैंक यू भारती, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, और हमको भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।